सुबह के ठीक 11 बजे थे। शहर के सबसे प्रतिष्ठित बैंक के दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचे। उनके पहनावे में कोई खास बात नहीं थी। सादे कपड़े, हाथ में एक पुराना सा लिफाफा और सहारे के लिए एक छड़ी। जैसे ही वो बैंक के भीतर दाखिल होते हैं, वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें आश्चर्य से देखने लगते हैं। इस बुजुर्ग का नाम था चरणदास। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ झलक रही थीं। वो धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ते हैं, जहां एक महिला कर्मचारी बैठी थी। नाम था सीमा। बैंक के भीतर सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। चरणदास विनम्रता से सीमा से कहते हैं, बेटी, मेरे खाते में कुछ दिक्कत आ रही है। लगता है सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा। उन्होंने लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। सीमा उन्हें ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, बाबा, लगता है आप शायद गलत बैंक में आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका खाता यहां है। चरणदास मुस्कुराकर कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख लो, क्या पता मेरा खाता इसी बैंक में हो। सीमा लिफाफा लेकर कहती है, इसमें थोड़ा समय लगेगा बाबा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इतना कहकर वो अपने काम में लग जाती है। चरणदास जी एक कोने में खड़े होकर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो फिर से कहते हैं, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। सीमा थोड़ा अनमनी होकर फोन उठाती है और मैनेजर सुनील के केबिन में कॉल लगाती है। वो उन्हें बताती है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। मैनेजर सुनील अपनी सीट से ही बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर कहता है, क्या ये हमारे बैंक का ग्राहक है या ऐसे ही कोई चला आया है? सीमा कहती है, सर, मुझे तो पता नहीं, पर वो आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। सुनील झुंझलाकर कहता है, मेरे पास इन लोगों के लिए समय नहीं है, इन्हें वेटिंग एरिया में बिठा दो। सीमा आदेश मानते हुए कहती है, बाबा, आप वहां बैठिए, मैनेजर साहब थोड़ी देर में मिलेंगे। चरणदास जी धीरे धीरे चलते हुए वेटिंग एरिया में पहुंचते हैं और एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सभी लोग अब भी उन्हें घूर रहे थे। आमतौर पर यहां आने वाले ग्राहक महंगे कपड़े पहनते थे, जबकि चरणदास जी बेहद सादे दिख रहे थे। ऐसे में लोग उनकी उपेक्षा करने लगे और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे कि शायद उनका खाता यहां हो ही नहीं सकता। वहां मौजूद सभी लोगों की बातें चरणदास जी तक भी पहुंच रही थीं। कोई उन्हें भिखारी कह रहा था तो कोई उन्हें संदेह की नज़र से देख रहा था, पर उन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बैठकर इंतजार करते रहे। उन्हें विश्वास था कि मैनेजर आएंगे और वे अपनी बात कह सकेंगे। बैंक में एक और कर्मचारी था, नाम था अमित, जो बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा कि वेटिंग एरिया में एक बुजुर्ग बैठे हैं और सब उन्हें लेकर बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि ये आदमी यहां क्या कर रहा है, कोई कहता, इन्हें बैठने क्यों दिया। अमित को ये सब बहुत बुरा लगा। अमित तुरंत उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और विनम्रता से बोला, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं, आपको क्या जरूरत है? चरणदास जी ने शांति से जवाब दिया, बेटा, मुझे मैनेजर से बात करनी है, कुछ जरूरी काम है उनसे। अमित ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बोला, ठीक है बाबा, आप यहीं बैठिए, मैं मैनेजर से बात करता हूं। इसके बाद अमित मैनेजर सुनील के केबिन में गया और उन्हें सारी बात बताई। लेकिन मैनेजर ने लापरवाही से कहा, मुझे मालूम है, मैंने ही उसे बिठाया है, थोड़ी देर में चला जाएगा। फिर सुनील ने अमित को किसी और काम में लगा दिया और कहा, तुम अपने काम से काम रखो, इस बात की तुम्हें जरूरत नहीं है। अमित मन मारकर दूसरे काम में लग गया। इस दौरान बुजुर्ग व्यक्ति को बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। वे पूरे धैर्य से इंतजार करते रहे, लेकिन जब इंतजार बढ़ गया तो वे उठे और मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो केबिन के पास पहुंचे, मैनेजर सुनील ने उन्हें आता देख लिया। वो झट से अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर आया और सामने खड़े होकर कठोर आवाज में बोला, हाँ बाबा, बताओ क्या काम है। चरणदास जी ने लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, इस लिफाफे में मेरे बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी है। मेरे खाते से कोई लेन देन नहीं हो पा रहा है। तुम एक बार देखकर बताओ कि इसमें गड़बड़ क्या है। इस पर मैनेजर सुनील कुछ क्षण सोचता है और फिर कहता है, बाबा, जब खाते में पैसे नहीं रहते तो ट्रांजैक्शन रुक जाती है। लगता है आपने बहुत समय से कुछ जमा नहीं किया होगा। बुजुर्ग व्यक्ति शांति से बोले, बेटा, एक बार खाता चेक तो कर लो, बिना देखे कैसे कह सकते हो। इस पर मैनेजर मुस्कुराता है और कहता है, बाबा, अनुभव से पहचान जाता हूं। आपकी जैसी सूरत देखकर ही जान जाता हूं कि किसके खाते में कितना होगा। मुझे नहीं लगता कि आपके खाते में कुछ है। अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाएं, बाकी ग्राहकों पर असर पड़ रहा है। इस पर चरणदास जी लिफाफा टेबल पर रखते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं, मगर एक बार इसमें जो जानकारी है उसे जरूर देख लेना। इतना कहकर वो धीमे कदमों से बाहर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं, पलटकर कहते हैं, बेटा, इसका नतीजा बहुत भारी पड़ेगा। यह कहकर वो बैंक से बाहर निकल जाते हैं। सुनील को उनके शब्द थोड़े अटपटे लगते हैं, मगर वो मन ही मन सोचता है,
बुढ़ापे में अक्सर लोग ऐसे ही बोल जाते हैं। वो वापस अपने काम में लग जाता है, जबकि चरणदास जी का लिफाफा अब भी मेज पर रखा था। उधर अमित वो लिफाफा उठाता है और बैंक के सिस्टम में लॉगिन करता है। उसमें जो डिटेल्स थी उनके आधार पर जब वो जानकारी खंगालता है तो हैरान रह जाता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति इस बैंक के 60% हिस्सेदार यानी मालिक निकले। अब अमित गहराई से उस डिटेल को पढ़ता है और पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि वही असली मालिक हैं। इसके बाद वो तुरंत उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और मैनेजर सुनील के पास लेकर जाता है। सुनील इस समय एक अमीर ग्राहक को स्कीम समझा रहा था। तभी अमित दरवाजे पर आकर कहता है, सर, एक जरूरी रिपोर्ट है। सुनील इशारे से पूछता है कि क्या बात है। अमित इशारों में बताता है कि ये उस बुजुर्ग व्यक्ति की रिपोर्ट है जिसे आपने नज़रअंदाज कर दिया था। उसने रिपोर्ट टेबल पर रख दी। सुनील ग्राहक से माफ़ी मांगकर कहता है, अमित, हमारे पास इन जैसे लोगों के लिए समय नहीं होता। अमित फिर भी निवेदन करता है, सर, अगर आप देख लें तो शायद बात कुछ और निकले। लेकिन सुनील रिपोर्ट को धकियाते हुए कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर वो रिपोर्ट अमित को लौटा देता है और अमित चुपचाप काम में लग जाता है। बैंक का माहौल सामान्य हो जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अगले दिन वही समय होता है जब चरणदास जी फिर से बैंक आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट में सज्जन होते हैं जिनके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। उनका प्रवेश होते ही पूरा बैंक चौंक जाता है। वो सज्जन सीधे मैनेजर को इशारा करते हैं। मैनेजर सहमते हुए अपने केबिन से बाहर आता है। तभी चरणदास जी कहते हैं, सुनील जी, मैंने आपको कल चेतावनी दी थी, अब उसका नतीजा भुगतने का समय आ गया है। आपने जो मेरे साथ किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर सुनील चौंकता है, लेकिन हंसकर सोचता है कि वो उसका क्या कर पाएंगे। तभी चरणदास जी गंभीर स्वर में कहते हैं, अब आप मैनेजर नहीं रहेंगे। आपकी जगह अमित को बैंक मैनेजर बनाया जा रहा है और आपको फील्ड का काम सौंपा जाएगा। सुनील घबराकर बोलता है, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? तब चरणदास जी गर्व से कहते हैं, मैं इस बैंक का 60% शेयर धारक हूं, यानी एक तरह से मालिक। मुझे पूरा हक है फैसला लेने का। ये सुनते ही पूरे बैंक में सन्नाटा छा जाता है। फिर वो व्यक्ति जो ब्रीफकेस लेकर आया था उसे खोलता है और 2 दस्तावेज निकालता है। पहला अमित का प्रमोशन लेटर और दूसरा सुनील का तबादला आदेश। सुनील को सूचित किया जाता है कि अब वो मैनेजर नहीं है। ये सब देखकर सुनील के होश उड़ जाते हैं। वो रोते हुए चरणदास जी से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन चरणदास जी गंभीरता से कहते हैं, अब माफ़ी किस बात की? जब समय था तब इंसानियत नहीं दिखाई, अब पश्चाताप किस काम का? चरणदास जी ने सुनील की आंखों में आंखें डालकर कहा, और मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं? जो व्यवहार तुमने मेरे साथ किया वो इस बैंक की नीति के बिल्कुल खिलाफ है। क्या तुमने कभी बैंक की पॉलिसी पढ़ी भी है? यहाँ किसी को गरीब या अमीर समझने की इजाज़त नहीं है। सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। यही इस बैंक की बुनियादी सोच रही है। असल में इस बैंक की स्थापना खुद चरणदास जी ने की थी। उन्होंने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि इस बैंक में इंसान की हैसियत उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार और ज़रूरत से आंकी जाएगी। जो भी स्टाफ इस नियम का उल्लंघन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। चरणदास जी बोले, फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर रहम कर रहा हूं और तुम्हें काम करने दे रहा हूं, लेकिन याद रखो, जो तुमने मेरे साथ किया वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अमित की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी उसने मुझसे सहानुभूति दिखाई, वही इस पद का असली हकदार है। इतना कहने के बाद उन्होंने सीमा को बुलाया और कहा, सीमा, मैं इसे तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, भविष्य में किसी भी ग्राहक को उसके पहनावे से मत आंकना। अगर तुमने शुरू में ही थोड़ा ध्यान दिया होता तो मुझे मैनेजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर सीमा हाथ जोड़ती है और पछतावे भरे स्वर में कहती है, माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। चरणदास जी ने सिर हिलाया और फिर उस अधिकारी के साथ बैंक से बाहर निकलने लगे। जाते जाते बोले, अमित से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जितना सीख सको सीखो, तुम्हारे ही भले के लिए है। उन्होंने जाते जाते एक आखिरी बात और कही, अब मैं समय समय पर किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारे व्यवहार की रिपोर्ट मुझे देगा। इतना कहकर चरणदास जी वहां से चले गए। बैंक का पूरा स्टाफ सन्न रह गया और उनके जाने के बाद सभी यही सोचने लगे कि अब उन्हें अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा। इसके बाद बैंक का माहौल पूरी तरह से बदल गया। सभी कर्मचारी अपने व्यवहार और काम के प्रति गंभीर हो गए। इस घटना की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, मालिक हो तो ऐसा, वरना बिल्कुल ना हो। ज्यादातर मालिक तो बैंक शुरू करके किनारा कर लेते हैं,
लेकिन चरणदास जी ने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाया और सभी को एक जिम्मेदार सबक दिया। तो दोस्तों, चरणदास जी के बारे में आपकी क्या राय है और अमित जैसे कर्मचारियों के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको ऐसी कहानियों के जरिए कुछ सिखाना है जो आप अपने जीवन में उतार सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।